दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि हमारे मध्य प्रदेश में व्यापम के द्वारा ग्रुप 5 की वैकेंसी निकली है। उसमें इन प्रश्नों की आने की 100% संभावना है। सर्वप्रथम हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम लोग आज अपने सफ़र पे चलते हैं। ये विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, शरीर की मूलभूत संरचना तथा क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? तो शरीर की जो मूलभूत इकाई की एवं क्रियात्मक इकाई की संरचना है उसे कोशिका कहते हैं। इसी के द्वारा हमारा संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। पाचन तंत्र को परिभाषित करें। भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक तथा तंत्र जिसमें अनेक ग्रंथियां सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं, यह पाचन तंत्र कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, सवर्णी पेशियां का क्या काम है? सवर्णी पेशियां भोजन, पचित रस व अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम लिखिए। पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम इस प्रकार हैं: लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। प्रश्न क्रमांक 5, कृदंत दंत क्या काम करते हैं? कृदंत दंत जो होते हैं भोजन को कुतरने का एवं काटने का कार्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं? आमाशय के 3 भाग होते हैं: कार्डियक, जठर निर्गम भाग और फंडिस। पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करता है? टाइलिन ग्रंथि लार ग्रंथि को स्रावित करता है। स्वर यंत्र में कितनी उपास्थि पाई जाती है? स्वर यंत्र में 9 उपास्थियां पाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 11, मनुष्यों की श्वसन नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनुष्यों की श्वसन नली में उपस्थित उपकला एपिथेलियम श्लेष्मा का निर्माण करती है। सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है? सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है? सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 को देखिए। डिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है? डिम्बाणु या प्लेटलेट का जीवन काल 10 दिवस का होता है। 10 दिन के अंदर ये प्लेटलेट स्वयं मर जाती हैं। अशुद्ध रुधिर को प्रभावित करने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? प्रश्न क्रमांक 14 है। अशुद्ध रुधिर को प्रभावित करने वाली वाहिकाएं शिराएं कहलाती हैं या वेन्स कहलाती हैं। हृदय क्वेश्चन क्रमांक 15 देखेंगे। हृदय आवरण क्या है? हृदय पर पाए जाने वाला आवरण हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 16 देखेंगे। महाशिरा क्या कार्य है? इसके द्वारा शरीर का अधिकांश अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में डाला जाता है। जो अशुद्ध रक्त होता है उसे दाएं आलिंद में डाल दिया जाता है और उसे शुद्ध करके फिर बाएं आलिंद में लिया जाता है, जो कि शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 में अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया अमोनियोत्सर्ग कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 18, मानव में मुख्य उत्सर्जक अंग कौन है? मानव में मुख्य उत्सर्जक अंग किडनी कहलाती है, जो कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है और शुद्ध ब्लड को हमारे शरीर में पहुंचाती है। अंडाणु निर्माण करने वाले अंग का नाम क्या है? अंडाणु निर्माण करने वाले अंग का नाम अंडाशय है या ओवरी है। प्रश्न क्रमांक 20, स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन का नाम लिखिए। स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन्स का नाम एस्ट्रोजन है। माता में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? प्रश्न क्रमांक 21, माता में प्लेसेंटा का रोपण गर्भाशय में होता है। प्रश्न क्रमांक 22, विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी तंत्रों का नाम लिखिए। तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां जो विभिन्न अंगों के मध्य हमारे अंतर समन्वय स्थापित करती हैं। प्रश्न क्रमांक, धूसर द्रव्य कहाँ पाया जाता है?
धूसर द्रव्य मस्तिष्क व मेरुरज्जु में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 24, एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखिए। इसका उत्तर है दोस्तों ग्लाइसिन। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स का नाम लिखिए। थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित ग्रंथि का नाम थायरॉक्सिन है। प्रश्न क्रमांक 26 देखेंगे, एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्त्राव अधिवृक्क या एड्रेनल ग्लैंड द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 27 देखेंगे, मुख से मल द्वार तक आहार नाल की संपूर्ण लंबाई लगभग कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मुख से लेकर आहार नाल तक की कुल लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। प्रश्न क्रमांक 28, जिह्वा मुख गुहा में आहार तल से किस रचना द्वारा जुड़ी होती है? फ्रेनुलम, लिंगुअलम तथा जिह्वा फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी होती है। मनुष्य में कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक दंत किस उम्र में निकलते हैं? मनुष्य में ये सभी दांत 6 माह, क्रमशः 6 माह, 6 से 20 माह, 10 से 12 वर्ष तथा 12 से 15 वर्ष की उम्र में सभी दांत निकल आते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 3 देखेंगे, 30, मनुष्य के ऊपरी व निचले जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? देखिए, मनुष्य के ऊपरी जबड़े में कुल 16 दांत होते हैं, जिसमें कृदंत 4, रदनक 2 और अग्रचवर्णक 4 एवं चवर्णक 6 होते हैं। इसी प्रकार निचले जबड़े में भी 16, कृदंत 4, रदनक 2, अग्रचवर्णक 4 और चवर्णक 6 होते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 में आमाशय की आहार धारणा करने की क्षमता कितनी होती है? आमाशय की आहार धारण करने की क्षमता 1 से 3 लीटर तक होती है। क्वेश्चन क्रमांक 32 देखेंगे, आमाशय व ग्रसिका तथा आमाशय व ग्रहण के संधि स्थल पर पाई जाने वाली अवरोधनियों के नाम लिखिए। क्रमशः ग्रास नलिका अवरोधनी एवं जठर निर्गमयी अवरोधनी है। क्वेश्चन क्रमांक 33 देखेंगे, आहार नाल के किस भाग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है? आहार नाल के में छोटी आंत के द्वारा सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण होता है। इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। छोटी आंत का पहला एवं सबसे छोटा भाग कौन सा? छोटी आंत का सबसे छोटा एवं पहला भाग ग्रहण या डिड्यूनम होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना तथा अपचित भोजन को मल द्वार से बाहर निकालना या उत्सर्जित करना होता है। बृहदांत को कितने भागों में विभेदित किया गया है? बृहदांत या बड़ी आंत को 4 भागों में विभक्त किया गया है। आरोही बृहदांत, अनुप्रस्थ बृहदांत, अवरोही बृहदांत और सिग्माकार बृहदांत। गुदा नाल में पाई जाने वाली सवर्णी का नाम लिखिए। बही एवं अंतः सवर्णी। लार ग्रंथियों के नाम लिखिए। कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजम लार ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि है। एक मिश्रित ग्रंथि का नाम लिखिए। अग्नाशय ग्रंथि। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन व ग्लाइकोन हार्मोन्स का स्त्रवण करती है तथा बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय रस स्त्रावित करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई का नाम लिखिए। यकृत पालिकाएं, ये यकृत में लगभग 1 लाख होती हैं। भोजन किस रूप में ग्रसनी से ग्रसिका में तथा ग्रसिका से आमाशय में पहुँचता है? बोलस के रूप में पहुँचता है। आमाशय में पाई जाने वाले उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा या म्यूकस पेप्सिडोज स्त्रावित होता है। क्रमशः ये जो होती है ये सीएल जो होता है ऑक्सीटिनिक कोशिकाओं से और श्लेष्मा जो है ग्रीवा कोशिकाओं से, एपिप्टिक कोशिकाओं से पेप्सिडोज का स्त्रावण होता है। आमाशय से भोजन किस रूप में छोटी आंत में आता है? आमाशय में छोटी आंत के रूप में कायम के रूप में भोजन आता है। पित्त के 2 कार्य वसा के पायसीकरण करना और लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करना होता है। मनुष्य में लैंगिक जनन हेतु जनन कोशिकाओं का विकास जिस विशेष अवधि में होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? यौवनारंभ अवस्था जाना जाता है। यौवनारंभ की उम्र क्या होती है? लड़कियों में 12 से 14 वर्ष एवं लड़कों में 13 से 15 वर्ष की उम्र। मनुष्य का लैंगिक परिपक्वता किस उम्र में पूर्ण करता है? 18 से 19 वर्ष की उम्र में। नर व मादा मनुष्य में कौन सा लिंग हार्मोन्स उत्पन्न होता है? नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स स्त्रावित होता है।
नर व मादा मनुष्य में पाए जाने वाले प्राथमिक लैंगिक अंगों के नाम लिखिए। नर वृषण तथा मादा अंडाशय। नर मनुष्य में पाई जाने वाली अखरोट समान बहिःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए जिसका स्राव शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि। शुक्रवाहिनी शुक्राशय के साथ मिलकर कौन सी रचना बनाती है? स्खलन वाहिनी या एजाकुलेटरी डक्ट। युग्मक जनक किसे कहते हैं? जननों। वृषण व अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्म जनक कहते हैं। शुक्राणु जन किसे कहते हैं? वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जन कहते हैं। अंडाशय किसे कहते हैं? अंडाशय में अंडाणुओं या युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं या ओवोजेनेसिस कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संयोजन द्वारा युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। प्रसव किसे कहते हैं? शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां जिन्हें अंतःस्रावी या ग्लैंड ग्रंथियां कहते हैं। वह तंत्र जो मनुष्य के विभिन्न अंगों के बीच तथा अंगों का वातावरण बीच सामंजस्य स्थापित करता है और साथ ही अंगों के कार्य को भी नियंत्रित करता है उसका नाम लिखिए। तंत्रिका तंत्र। पारधी तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है? पारधी तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के मिला होता है। संवेदी या अभिवाही, प्रेरक या अपवाही तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। शरीर के सबसे अधिक जटिल अंग का नाम व वजन लीजिए। मस्तिष्क का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। मस्तिष्क के आवरणों के बीच कौन सा द्रव भरा रहता है? मस्तिष्क मेरु द्रव। कार्पस केलोसम क्या है? दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों से जोड़ने वाली पट्टी है। हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के डाइएनिफिलेशन भाग में होता है। श्वसन किसे कहते हैं? पर्यावरण, रक्त एवं कोशिकाओं के बीच CO2 और O2 के विनिमय की क्रिया को श्वसन कहते हैं। कौन सी संरचना यह सुनिश्चित करती है कि वायु श्वसन नली में ही जाए तथा भोजन आहार नाल में ही जाए? घंटी ढक्कन या एपिग्लॉटिक्स। ग्रसनी व श्वसन नली को जोड़ने वाली रचना का नाम लिखिए। कंठ। यह 9 उपास्थियों से बना होता है। श्वसन नली सदैव खुली रहती है तथा पिचकती रहती है। क्यों? क्योंकि इसकी भित्ति में C आकार की उपस्थिति के छल्ले पाए जाते हैं। श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय कहाँ होता है? श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय कूपिकाओं की सतह पर होता है। रक्त का pH कितना होता है? रक्त का pH 7.4 होता है जो हल्का क्षारीय होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त अस्थि मज्जा में, भ्रूणावस्था व नवजात शिशुओं में, प्लीहा में होता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में कितनी मात्रा होती है? लगभग 5 लीटर। RBC का लाल रंग किस कारण होता है? उसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? लिम्फोसाइट कोशिकाएं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? बिम्बाण या थ्रोम्बोसाइट। विश्व में कुल कितने प्रतिशत आबादी RH+V? लगभग 70% है। माइट्रल या ट्यूबुलर कपाट कहाँ पाया जाता है? बाएं आलिंद व निलय के बीच में। लब डब की आवाज कब आती है? आलिंद निलय कपाटों में माइट्रल व त्रिवलन कपाटों के बंद होने पर लब ध्वनि आती है तथा अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर डब ध्वनि आती है। द्विसंचरण परिसंचरण किसे कहते हैं? रक्त को एक परिसंचरण चक्र पूरा करने हेतु हृदय में से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे द्विसंचरण कहते हैं। रक्त के द्रव भाग को किस नाम से जाना जाता है? रक्त में जो द्रव भाग होता है उसे प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर A एवं B दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं? AB रक्त समूह में। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली एवं लाल अस्थि मज्जा में बनने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। धमनी किसे कहते हैं? वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को प्राय ऑक्सीजनित या शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं उन्हें धमनी कहते हैं।
हृदय चक्र किसे कहते हैं? हृदय के एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाली परिवर्तनों के क्रम को हृदय चक्र कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी या वृक्क होता है। वृषणाणु या नेफ्रॉन किसे कहते हैं? वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं? बोमन संपुट में पाए जाने वाली कोशिकाओं के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। मनुष्य में वृक्कों द्वारा प्रति मिनट कितने रक्त का स्पंदन किया जाता है? लगभग 1000 से 1200 ml रक्त का। मूत्र प्रतिवर्त किसे कहते हैं? मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिकाओं को मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में विभाजित होता है। इसके प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन मुख्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग करता है? मेरुरज्जु।